हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं विलियन। और इस विलियन वाले चैप्टर में जो मैं बात कर रहा था पिछले वाले लेक्चर में, वो बात की थी मैंने वाष्प दाब के बारे में, मैंने वेपर प्रेशर के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो पिछले वाला टॉपिक है वो थोड़ा रिवाइज हो जाए। हमने वाष्प दाब की परिभाषा क्या बताई थी कि एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। यानी हमारे पास दो चीजें थी कि टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए कांस्टेंट, और कंडीशन कैसी होनी चाहिए भाई, साम्य अवस्था वाली। फिर मैंने आपको वाष्प दाब के बारे में बताया था कि वाष्प दाब को जब आप नापते हो, जब भी उसका मेजरमेंट करते हो, तो आपके पास जो कंटेनर है, यानी आप जिस पात्र का चयन कर रहे हो वो पात्र बंद होना चाहिए, क्योंकि खुले पात्र में आप साम्य अवस्था उत्पन्न नहीं कर सकते। और आपको पता है क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर खुले पात्र में आपने लिक्विड को डाल दिया तो जो उसकी वाष्प बनेगी वो तो वायुमंडल में चली जाएगी ना भाई, तो फिर वाष्प दाब का अध्ययन कहां से होगा। इसलिए हमने कहा कि हम जो पात्र लेंगे वो पात्र बंद लेंगे और टेम्परेचर क्या लेंगे हम, कांस्टेंट। और मैंने बताया था यदि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या मैं कहूंगा बढ़ जाएगा। इसलिए हमने टेम्परेचर को क्या रखा है भाई, कांस्टेंट। और हेनरी नियम में हमने ये किया था क्योंकि उनको पता था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी का मान क्या हो जाता है भाई, कम। पता है ना वो चीज के बारे में, वो डिस्कस कर लिया मैंने। फिर हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा उस वाष्प दाब को समझाने की कोशिश की कि शुरू में क्या होगा, जैसे आप कंटेनर लोगे, उस कंटेनर में जैसे आप लिक्विड को डालोगे, वो कोई सा भी हो, जैसे आप लिक्विड डालोगे तो थोड़ी देर बाद में उन अणुओं में टक्कर होगी, और जो बॉटम वाले जो अणु है वो सरफेस यानी जो सतह वाले अणु है उनको धक्का मारेंगे, और जो सतह वाले अणु है वो एनर्जी को लेकर कहाँ चले जाएंगे भाई, कंटेनर की दीवार पर। अब ऊपर की दीवार तो बंद है तो कंटेनर दीवार पर क्या हो जाएंगी, वाष्प की बूंदें क्या हो जाएंगी, इकट्ठा। थोड़ी ये जो द्रव से जो वाष्प बन रहा है उसको बोलते हैं वाष्पन, या उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। यानी शुरू में क्या होगा भाई, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, यानी शुरू में वाष्पीकरण की दर बढ़ने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद में बूंदों की मात्रा और बढ़ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जो वाष्प दाब है वो बढ़ने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जब ऊपर वेपर ज्यादा हो जाएगी तो वेपर किधर आएगी, लिक्विड की तरफ। और जब भी कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है उसे बोलते हैं हम संघनन। यानी संघनन शुरू में नहीं था लेकिन बाद में धीरे धीरे आ गया। और एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें संघनन और वाष्पन दोनों क्या हो जाएंगे, साम्य में आ जाएंगे। यानी जितना वाष्पन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, संघनन। और उस स्थिति में जो दाब होगा उस दाब को बताया था मैंने वाष्प दाब। क्या बताया था, वाष्प दाब। उसका ग्राफ भी बताया था मैंने आपको। ग्राफ क्या होगा, ऐसा ही होगा कि इस पॉइंट पर ये तो अपने पास था रेट ऑफ कंडेंसेशन और ये था अपने पास रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। इस पॉइंट पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। यहां तो लेते हैं प्रेशर और यहां लेते हैं टाइम टी। ऐसा ही है, ये बताया गया था आपको ग्राफ के बारे में। ठीक है, एक बात और फिर मैंने आपको ये बताया था कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला कारक बताया था मैंने आपको टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर बताया था मैंने आपको द्रव की प्रकृति के बारे में, कि जो आप लिक्विड लोगे यदि उसके अंदर बंधन मजबूत है, सोचो ना आप इस चीज को, आप भी थोड़ा सोचो। उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं मैं वापिस। हमने जो सेकंड पॉइंट बात की थी वो बात की थी द्रव की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बात की थी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में। मैंने कहा था कि द्रव के अंदर जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो या जो आप लिक्विड ले रहे हो, यदि उसके अंदर बंधन मजबूत होंगे, यदि उसके अंदर बंधन मजबूत होंगे तो उसको तोड़ने में आपको कठिनाई होगी। अगर वो टूटेगा ही देरी से तो बताओ वाष्प धीरे धीरे बनेगी। मान लो आपके पास दो लिक्विड है, एक को तो भर लिया आपने ए में और एक को डाल दिया आपने बी में, ठीक है, दो अलग लिक्विड है। आप ये मान लो कि एक के अंदर जो बंधन है, एक के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बी की तुलना में क्या है, ज्यादा। मान लिया हमने कि दो लिक्विड हमारे पास, इसमें ए भरा हुआ है और इसमें अपने डाल दिया बी। हम मान रहे हैं कि ए के अंदर जो बंधन है वो बी की तुलना में क्या है, ज्यादा। तो बताओ इन दोनों में वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, हम कहेंगे बी का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ए के अंदर बंधन मजबूत है। इसका मतलब क्या होगा कि ए के जो अवयवी कण होंगे आपस में मजबूती से बंधे होंगे। अगर वो आपस में मजबूती से बंधे होंगे तो वे टूटकर कम जाना जाएंगे। मतलब यहां से जो वेपर बनेगी, मान लो यहां से वेपर की 4 ही बूंदें बनती है तो यहां से कितनी बनेगी, 10 बूंदें बनेंगी, क्योंकि यहां तो बंधन दुर्बल है ना। और बंध अगर दुर्बल है तो वो आसानी से टूटेंगे, जल्दी टूटेंगे। बताओ जल्दी वाष्प बनेगी नहीं बनेगी। और अगर जल्दी वाष्प बनेगी तो उनका वाष्प दाब पहले ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। मतलब जिनके अंदर बंध दुर्बल होते हैं उनके वाष्प दाब का मान क्या होता है, ज्यादा। तो मैंने आपको संबंध बताया था कि जो वाष्प दाब होगा, जो वाष्प दाब होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा भाई, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के। कि आपके अगर आकर्षण बल मजबूत है
मजबूत है तो वाष्प दाब का मान कम होगा, यदि दुर्बल है तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, ज्यादा। और आपका एक एग्जाम्पल है बुक का, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपके साथ लिया था, कौन सा लिया था बता देता हूं मैं वापिस। हमने 3 कंटेनर लिए थे, कंटेनर में को बंदी लेने पड़ेंगे, एक में डाल दिया था हमने C2H5OH, इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं हम इथाइलिन, वो इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, इसे बोलते हैं हम इथाइल एल्कोहल, सॉरी इसे क्या बोलते हैं हम, इथाइल एल्कोहल, इसे बोलते हैं हम इथाइल एल्कोहल। एक में लिया था हमने CH2OH, इसे बोलते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। और एक में लिया था अपन ये CH2OH, CH2OH, इसे बोलते हैं हम ग्लिसरॉल, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये सी का दूसरा नाम होता है ग्लिसरीन, जो आप सर्दियों में लगाते हो वो ग्लिसरॉल ग्लिसरीन ये होता है भाई। ठीक है, हमने 3 पात्र ले लिए, उन 3 पात्रों को बंद कर दिया, और तीनों पात्रों में एक में ले लिया इथाइल एल्कोहल, एक में ले लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक में क्या ले लिया भाई, ग्लिसरॉल। अब आप देखो यहां पे O बंद H एक है, मतलब ये हाइड्रोजन कितना बंद बना सकता है, एक। यहां पर कितने बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बंद, यहां पर कितने बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बंद। बताओ बंद ज्यादा कहां पर, यहां पर ज्यादा है। जानते हो ना हाइड्रोजन क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन परमाणु फोन के बीच में आ जाए, किसके बीच में आ जाए, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब भी हाइड्रोजन परमाणु फोन के बीच में आ जाता है तो एक तरफ तो जुड़ जाता है सहसंयोजक बंध से, एक तरफ तो किससे जुड़ जाता है, सहसंयोजक बंध से, और एक तरफ जुड़ जाता है अतिरिक्त बंध से। जैसे मान लो ऐसे बढ़ाऊं मैं, ये तो अपने पास हो गया ROH एल्कोहल हो गया, और ये अपने पास हो गया वाटर। तो देखो आप ध्यान से थोड़ा देखना, ये तो अपने पास है एल्कोहल, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, और इधर ले लिया मैंने वाटर। अब देखना हाइड्रोजन कैसे बनता है, ये जो बंध बनेगा बीच में, इस बंध को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बंध। अब देखो परिभाषा क्या कहती है, जब हाइड्रोजन परमाणु फोन के बीच में आ जाए, देखो इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी क्या है, ऑक्सीजन। बताओ O के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है भाई। जब हाइड्रोजन परमाणु 2 उच्च विद्युतीय तत्वों के बीच में आ जाता है तो एक तरफ तो सहसंयोजक बंध से और एक तरफ इस अतिरिक्त बंध से बन जाता है, इस बंध को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बंध। ये दुर्बल होता है लेकिन बंध तो होता है ना भाई, तो इसमें तो बनेगा 1, इसमें बनेगी 2, इसमें बनेगी 3। बताओ बंधन ज्यादा कहां पर है, यहां पर। अगर बंधन ज्यादा यहां पर है तो इसको टूटने में कठिनाई होगी, मतलब इसका जो वेपर होगा वो कम धीरे बनेगा। बताओ वेपर प्रेशर का ऑर्डर ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर बंध 1 है, इसके अंदर बंध 2 है, इसके अंदर बंध 3 है। अगर बंध बढ़ने लग जाएंगे तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बंधन बढ़ेंगे मजबूती ज्यादा होगी, और जैसे जैसे मजबूती बढ़ेगी उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन के आएगा कि एथिल अल्कोहल का जो वाष्प दाब है इथाइलिन ग्लाइकोल से ज्यादा होगा, और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो वाष्प दाब है वो ग्लिसरॉल से क्या होगा भाई, ज्यादा। अब मैं आपके बुक का एग्जांपल ले लेता हूं। बुक में आपको कौन सा एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, उसमें लिखा गया है, एक तो दिया गया है इथर, इसको बोलते हैं इथर, इसका नाम होता है डाई मिथाइल इथर। 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। देखो इस ग्रुप को बोलते हैं इथर, पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस ग्रुप को बोलते हैं अपन इथर। कितने मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल, कितने मिथाइल है, 2, नाम होगा डाई मिथाइल इथर। और साथ में लिया गया है C2H5OH, ये लिया गया है। इसका नाम तो बताया था मैंने अभी आपको, इथाइल एल्कोहल। जानते हो आप, ये तो अपने पास है डाई मिथाइल इथर, इसका नाम अपने पास इथाइल एल्कोहल। अब देखो इसके लिए कह रहा है कि बताओ इसमें वाष्प दाब ज्यादा किसका होगा। अब आप देख रहे हो साफ साफ, यहां पर तो O बंद H है, मतलब यहां पर जो बंद होगा वो बंद होगा हाइड्रोजन बंद। कौन सा बंद होगा, हाइड्रोजन बंद। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है ये बताऊंगा आपको मैं, और ये आपको पढ़ाया भी जाता है जब 11वीं क्लास में पढ़ते हो चैप्टर का रासायनिक बंधन, चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन। और रासायनिक बंधन में आपने यहां पर बंधन के प्रकार पढ़े होंगे। यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है, और इसके अंदर होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या होता है भाई, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल होता है भाई। इसके अंदर कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है इसके अंदर। और हाइड्रोजन बंध जो होते हैं इसकी तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी हाइड्रोजन जो बंध है वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बलों की तुलना में क्या होते हैं, मजबूत। अगर ये बंध मजबूत है इसकी तुलना में, बताओ इसका जो है वाष्प दाब कम होगा कि नहीं होगा, और इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर बंध मजबूत है। अगर इसके अंदर बंध मजबूत है तो इसको टूटने में क्या होगी, कठिनाई होगी। पहले कौन टूटेगा, ये, तो मतलब इसकी वाष्प पहले बनेगी, इसकी वाष्प बाद बनेगी। तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, हम कहेंगे वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा भाई, कम। क्यों कम होगा, क्योंकि इसके अंदर बंध कैसे है, हाइड्रोजन, इसके अंदर बंध कैसे है, डाइपोल डाइपोल। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध जो है
और डाइपोल डाइपोल से क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। अगर ये बंद डाइपोल डाइपोल से स्ट्रोंग है, अगर ये बंद डाइपोल डाइपोल से स्ट्रोंग है तो इसको टूटने में कठिनाई होगी। अगर इसको टूटने में कठिनाई होगी तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इस डाइमिथाइल ईथर की तुलना में क्या होगा भाई, कम। तो कहा जाता है कि डाइमिथाइल ईथर का जो वाष्प दाब है वो एथिल अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बंध है वो कैसे बचे भाई, द्विध्रुव द्विध्रुव पढ़ाया जाता है भाई 11th में, आकर्षण बल। और इसके अंदर बंध कैसे हैं, हाइड्रोजन बंध। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध है वो इसकी तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर मजबूती बढ़ेगी तो बंध टूटने में कठिनाई होगी, अगर बंध नहीं टूटेंगे तो वेपर कम बनेगी, अगर वेपर कम बनेगी तो वाष्प दाब अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसका कम। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट हो रह गया, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की शुद्धता कह सकते हो आप उसको। पदार्थ की शुद्धता क्या है, एक थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये अपने पास है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक बढ़ाया था आपको ताप, मैंने कहा था जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा। दूसरा कारक क्या था, द्रव की प्रकृति, कि अगर द्रव में अगर आकर्षण बल मजबूत होंगे तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। तीसरा कारक कौन सा है, पदार्थ की शुद्धता, कि आपका पदार्थ कितना शुद्ध है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके पास एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर होगा भाई, आप पात्र बंदी लोगे, इस पात्र में मान लो आपने कोई कंपाउंड डाल दिया ए शुद्ध अवस्था में, या आपने कंपाउंड डाल दिया, ये कंपाउंड क्या है भाई, ए है, ले लिया ए। अब इस ए का मैं कहूंगा लिक्विड है, ये क्या है अपने पास, लिक्विड होगा, जो भी तो वेपर बनेगी इसकी। और मैं कह रहा हूं ये जो लिक्विड है वो शुद्ध अवस्था में है। अगर ये शुद्ध अवस्था में होगा तो थोड़ी देर बाद में बताओ इसकी वेपर बनेगी नहीं बनेगी, ये ए ये क्या है इसकी, ये इसकी है वेपर, ठीक है। अब सोचो हम कह रहे हैं पदार्थ की शुद्धता के बारे में, यदि आपने इसी कंटेनर में कोई डाल दिया बी, कोई क्या डाल दिया बी, अगर आपने इस कंटेनर में बी डाल दिया और बी को दिखा रहा हूं मैं इससे, जिससे आपको देखने में परेशान ना हो, मान लो कोई एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड अपने पास बी, और बी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और आपने इसको किस में डाल दिया, इस ए में, तो मैं कहूंगा ए के साथ साथ ये आपके पास पहले ए था, इस ए में आपने क्या डाल दिया भाई बी, तो मैं कहूंगा ए के साथ साथ क्या आ जाएंगे, बी भी आ जाएंगे। देखो आ गई बी, ये किसको दिखाने हैं, ये दिखा रहे हैं बी को, और ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अपने पास ए को। यानी आपके पास एक पात्र था, उस पात्र में पहले आपने क्या किया, प्योर कंपाउंड ले लिया, उस प्योर कंपाउंड की वेपर बनेगी, उसका वेपर प्रेशर भी होगा। फिर आपने क्या किया, इसमें डाल दी कोई अशुद्धि मान लो आप, उसमें मिला दिया आपने बी, और बी कैसा दिखता है, मान लिया कि सर ऐसा दिखता है, इस बी को आपने डाल दिया इस पात्र में और पात्र को बंद कर रखा है, तो मैं कहूंगा ए के साथ साथ क्या आ जाएंगे बी। अब सोचो इसकी भी वेपर बनेगी और इसकी भी वेपर बनेगी, बताओ ऐसे होगा कि नहीं होगा, बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। भाई पहले सोचो 1 2 3 4 5 और 6 अणुओं का वाष्प दाब लग रहा था, लेकिन अब कितने रह गए, 1 2 और 3, अब तो 3 ही रह गए ना। भाई पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6, अब कितने रह गए, 1 2 3, क्योंकि 3 की जगह कौन आ गए, ये आ गए ना बी वाले पार्टिकल। बताओ वाष्प दाब में कमी हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी शुद्ध पदार्थ के अंदर कोई अशुद्धि मिलाओगे तो उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, उसके वाष्प दाब का मान कम। उसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोलते हैं उसे हम, वाष्प दाब का अवनमन। पढ़ाऊंगा ये मैं आपको, ये चलेगा, हम पढ़ेंगे जब अणुसंख्यक गुणधर्म, तो वहां बात करेंगे इसकी। लेकिन अभी आप सोचो कि आपके पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में आपने शुद्ध पदार्थ डाला हुआ था, तो शुद्ध पदार्थ में सारे अवयवीकरण सेम ही तो होंगे। भाई इसके अंदर सारे के सारे अवयवीकरण सेम ही तो है, क्योंकि कंपाउंड क्या है, प्योर है। क्या है भाई, प्योर है, तो सारे अवयवीकरण सेम है, सारे ए होंगे, तो इनकी वेपर ज्यादा बनेगी। लेकिन मान लो अगर आपने इसमें बी डाल दिया तो ए की जगह बताओ बी भी तो आएगा, तो अब तो वेपर कम हो गई ना ए की। पहले ए की मान लो 3 बूंदें थी, अब तो ए की यही बूंद रही। अगर 1 बूंद है और यहां पर 3 बूंद है, बताओ 3 बूंद का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और 1 बूंद का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। मतलब वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी। इसका मतलब ये है अगर कोई पदार्थ शुद्ध अवस्था में है, यदि कोई पदार्थ शुद्ध अवस्था में है तो उसके वेपर प्रेशर का मान क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। क्या होता है, यानी जैसे जैसे पदार्थ की शुद्धता बढ़ेगी उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा भाई, बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बढ़ता चला जाएगा। बात क्लियर है। जैसे जैसे पदार्थ की शुद्धता बढ़ेगी उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये बात जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, कौन सा नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम, उस नियम में ये बात काफी काम आने वाली है, क्योंकि इस बात को समझकर ही हम राउल्ट के नियम को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे भाई। बात क्लियर है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला कारक है तापक्रम,
तापक्रम क्या है, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा। दूसरा कारक अपने पास है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। हमने कहा कि द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल जितने मजबूत होंगे वाष्प दाब उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा भाई, बंधन जितने मजबूत होंगे टूटने में समय लगेगा, अगर टूटने में समय लगेगा तो वह वाष्प कब बनेगी, और अगर वाष्प कम बनेगी तो सीधी बात है वाष्प दाब भी क्या होने वाला है, कम। एग्जाम में मैंने बताए थे आपको। तीसरा अपने पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपने पास है प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की शुद्धता। अगर कोई पदार्थ शुद्ध अवस्था में है तो उसके वाष्प दाब का मान क्या होता है, ज्यादा। अगर उसमें आप अशुद्धि मिला दोगे तो उसकी वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। पता है आपको इस चीज का, बता दिया गया आपको एग्जाम्पल के द्वारा। एक बात और, आप जो वाष्प दाब का मापन करते हो, तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कहने मतलब ये, टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब बढ़ जाएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल कम करोगे वाष्प दाब बढ़ जाएगा, और अगर पदार्थ की शुद्धता यानी प्योरिटी बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा वाष्प दाब, जब टेम्परेचर कम हो ज्यादा होगा, पदार्थ शुद्ध होगा, और अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होंगे भाई, कम। ये तीनों ही कंडीशन वेपर प्रेशर को बढ़ाने में सहयोग करती है। बात क्लियर है। अब सुनो, वाष्प दाब का जो मापन करते हैं, वाष्प दाब का हम जो मापन करते हैं, जिस उपकरण के द्वारा वाष्प दाब का मापन किया जाता है वो विधि ये होती है भाई, बैरोमेट्रिक विधि। कौन सी विधि होती है, बैरोमेट्रिक विधि। जिस विधि के द्वारा वाष्प दाब का मापन किया जाता है वो विधि होती है अपने बैरोमेट्रिक विधि। चलती नहीं तो मैं सिलेबस में बता देता हूं फिर भी कि वाष्प दाब का मापन जिस मेथड से आप करते हो वो विधि कैसी होती है भाई, बैरोमेट्रिक विधि। कौन सी विधि होती है, बैरोमेट्रिक विधि। बात क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से, हम जो बात करने वाले हैं अब, वो बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक वेरी वेरी कहूंगा मैं तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम अपने पास राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम। क्या नाम अपने पास, राउल्ट्स लॉ। कौन सा नियम है, राउल्ट नियम। मैंने कहा था हमको वाष्प दाब के ऊपर दो नियम पढ़ने, एक तो हेनरी का नियम और एक पढ़ना है राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम क्या था, मैंने आपको समझा दिया था, बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता का मान बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट के नियम की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राउल्ट का नियम लगता कब है। तो राउल्ट का नियम जो बेसिकली है, राउल्ट का नियम जो मैक्सिमम जो बात करता है वो बात करता है वाष्पशील घटकों के लिए, वाष्पशील घटक। किसकी बात करता है, ये उनके लिए ही लगेगा जो नेचर में कैसे होते हैं भाई, वाष्पशील। क्या होते हैं, वाष्पशील। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वोलाटाइल, वोलाटाइल सब्सटेंस। यानी पहली बात तो हमारे सामने ये आ गई कि सर राउल्ट का नियम लगेगा कब। राउल्ट का नियम उन्हीं घटक पर लगता है जो घटक कैसे होते हैं भाई, वाष्पशील। घटक का मतलब क्या है, पदार्थ की बात कर रहा हूं मैं, कि वो पदार्थ जो कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। मतलब क्या होंगे, वाष्प, जिनकी वेपर तुरंत बन जाएंगी, उसे बोलते हैं वाष्पशील घटक। अब सुनो वाष्पशील का मतलब है क्या, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं कि वाष्पशील से मतलब है क्या। परिभाषा बताता हूं, उस परिभाषा की जो मैं परिभाषा बता रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान समझना। यदि कोई भी पदार्थ, सुनना ध्यान से परिभाषा को, यदि कोई भी पदार्थ दिए गए ताप पर, विशेष बात क्या है लिख देता हूं बोर्ड पर, यदि कोई भी पदार्थ, यदि कोई भी पदार्थ दिए गए ताप पर, यह इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यदि कोई भी पदार्थ दिए गए ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे वाष्पशील घटक कहा जाता है। कहने मतलब क्या है, यदि कोई भी पदार्थ अगर दिए गए ताप पर, जो टेम्परेचर दिया गया है उस पर, बताऊंगा एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूं इसके द्वारा। यदि कोई भी पदार्थ दिए गए ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे बोलते हैं वाष्पशील घटक। क्या बोलते हैं, वाष्पशील। अगर परिवर्तित नहीं होगा उसे बोलेंगे हम अवाष्पशील। क्या बोलेंगे हम, अवाष्पशील। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। सुनो बात ध्यान से, पहली बात तो ये कि हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम के बारे में। अभी तक मैंने आपको नियम नहीं बताया, मैं तो पहले आपको ये समझाना चाहता हूं कि राउल्ट का नियम लगेगा कहां पर। राउल्ट का नियम लगेगा
जहां पर बात होगी वाष्पशील लवणों की। किसकी बात होगी? वाष्पशील घटक की या वाष्पशील लवण की। अब बात ये है सर आप कहते रहे हो कि वाष्पशील पर लगेगा, पहले हमको ये तो बताओ कि वाष्पशील होते क्या है। तो बता रहा हूं मैं आपको, यदि कोई भी पदार्थ दिए गए ताप पर, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पॉइंट पे अपन स्टार लगा सकते हैं, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है पॉइंट? यदि कोई भी पदार्थ दिए गए ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं वाष्पशील घटक। उसे क्या बोलते हैं? वाष्पशील। अगर वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा उसे बोलेंगे हम अवाष्पशील। सर इसका मतलब क्या है भाई? आप जानते हो एक ज्यादा ताप पर, मैं कहूंगा उच्च टेम्परेचर पर या हायर टेम्परेचर पर हर चीज वाष्पशील हो जाती है। यदि आप मुझे या आप मुझे क्या किसी, अगर आप इस बोर्ड को, यदि आप इस बोर्ड को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करोगे, यदि आप इस बोर्ड को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करोगे तो यह भी वाष्प बन जाएगा। आप किसी भी चीज को जब उच्च ताप पर गर्म करते हो तो सभी वाष्पशील हो जाते हैं ना भाई। एक ज्यादा ताप पर गर्म करने पर तो हर एक चीज क्या हो जाती है? वाष्पशील। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दिए गए ताप पर, यानी जो रूम टेम्परेचर में वाष्प में बन जाए उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको क्या बोलते हैं? वाष्पशील घटक। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सबसे उच्च ताप पर तो हर एक वस्तु भी क्या हो जाती है? वाष्पशील हो जाती है। चाहे आप बोर्ड ले लो, चाहे आप दीवार ले लो, चाहे आप लोहा ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसको आप ताप ज्यादा दोगे तो सबके सब क्या हो जाएंगे? वाष्पशील हो जाएंगे। लेकिन मैंने बात किसी की है भाई दिए गए ताप पर, यानी रूम टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड किसी भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसे बोलोगे आप वाष्पशील। क्या बोलोगे? वाष्पशील। क्योंकि हम जानते हैं उच्च ताप पर तो हर एक वस्तु ही क्या हो जाती है? वाष्पशील। तो मतलब सारे सारे वाष्पशील हो गए? ऐसा नहीं है। हमने बात पहले किसकी गई है भाई? दिए गए ताप की। मैंने ताप की बात नहीं की, मैंने किसकी बात की है? दिए गए ताप पर। मैं ये कहता ना यदि कोई पदार्थ ताप पर, तो देखो ताप पर तो हर एक वस्तु क्या हो जाती है? वाष्पशील। अगर आप उच्च ताप पर किसी भी वस्तु को गर्म करोगे तो सबकी सब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन हमने बात की किसी कही है भाई? दिए गए ताप पर। यानी यदि कोई पदार्थ दिए गए ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है उसे बोलेंगे वाष्पशील घटक। क्या बोलेंगे? और अगर नहीं हो रहा है उसे बोलेंगे अवाष्पशील घटक। बात क्लियर है वाष्पशील अवाष्पशील के बारे में? और ये ध्यान रखना बात दिए गए ताप पर है, क्योंकि आप जानते हो उच्च ताप पर तो हर एक वस्तु भी क्या हो जाती है? वाष्पशील। मैं भी वाष्पशील हो जाऊंगा, तुम भी वाष्पशील हो जाएंगे, और कोई सी भी चीज क्या हो जाएगी? वाष्पशील। मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वाष्पशील घटक। फिर तो कोई अवाष्पशील बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर आपने ताप ही ज्यादा कर दिया तो दुनिया की हर चीज क्या हो जाएगी? वाष्पशील। फिर तो इसका मतलब ही नहीं रहा ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, फिर तो सबके सभी क्या हो जाएंगे? वाष्पशील। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बात किसी की है भाई? दिए गए ताप की। तो परिभाषाओं के एक एक लाइन को थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश किया करो कि परिभाषा क्या कहना चाहती है। तो कोई पदार्थ यदि दिए गए ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वाष्पशील होगा, और नहीं हो रहा है तो अवाष्पशील होगा। बात क्लियर है? लेकिन टेम्परेचर गिवन होना चाहिए, चाहे रूम टेम्परेचर चाहे कोई सा भी टेम्परेचर हो। बात क्लियर है? तो ये बात थी राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट के नियम के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, जो राउल्ट का नियम है ओनली फॉर ओनली वाष्पशील घटक पर लगता है। ठीक है? और वाष्पशील घटक क्या है बता दिया मैंने आपको, और अवाष्पशील घटक है वो भी आपको डिस्कस कर दिए। तो ये बात थी थोड़ी राउल्ट के नियम के बेसिक बारे में। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि वाष्पशील घटक है क्या। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही करें। अगले वाले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में, क्योंकि आज कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा वो। अगले वाले लेक्चर में मैं तरीके से आपको राउल्ट का नियम समझाऊंगा, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो भी आपको समझाया जाएगा, और इसके जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है वो भी आपको तरीके से समझा दिया जाएगा। बिल्कुल आसान है लिखना, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर आपने वाष्प दाब को तरीके से पढ़ा है तो फिर तो ये समझ लो राउल्ट नियम तो आपके हाथों में हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि राउल्ट नियम क्या है, कैसे समझाओगे, वो एक्सप्लेन कीजिए। आप समझा देंगे हम राउल्ट के नियम को। और वाष्पशील क्या है, अवाष्पशील क्या है, वो मैंने आज साथ डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। बात करते हैं भाई अगले वाले लेक्चर में। किसके बारे में बात करेंगे? राउल्ट नियम, राउल्ट के नियम के बारे में।